कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अब G7 ने चीन के सबसे बड़े हथियार का काट ढूंढ ही लिया, और न सिर्फ ढूंढ लिया बल्कि उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में तेजस ने मचाया धूम। तेजस को लेकर भारत ने जो रणनीति बनाई वो गजब की कामयाब हुई, और खास करके मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, UAE वगैरह के लिए तेजस जहां हीरो बनकर उभरा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के महत्वाकांक्षी परियोजना BRI को आप देखेंगे तो एक जाल की तरह चीन ने इसे फैलाया, और सचमुच का ये जाल बन गया कई देशों के लिए, और इस जाल में फंसकर बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आप श्रीलंका को ही देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ही देख लीजिए, ये सारे तबाही तक पहुंचने लगे। और अफ्रीका के देशों की बात करें तो अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जो तबाह हो चुके हैं, और कई ऐसे देश हैं जो अब सीधे चीन को ये कह रहे हैं कि हम आपके पैसे नहीं लौटाने वाले और न ही इस परियोजना में शामिल होने वाले हैं। चीन ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत BRI को शुरू किया। 2013 में चीन ने BRI को शुरू किया, और BRI के जो क्लाउज साइन होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे किसी देश के साथ, वहाँ पर चीन बहुत बड़ा गोलमाल करता था। चीन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता था कि अगर जो देश चीन से कर्जा ले रहा है वो कर्जा नहीं लौटा पाएगा तो उसे हक होगा कि वो उस देश की जमीन पर या पोर्ट पर कब्जा कर लेगा। ये बहुत बड़ी शर्त थी। अब देखिए, परियोजनाओं में चित भी चीन की थी और पट भी चीन की थी। कैसे? तो चीन अगर किसी देश के साथ साइन करता है तो पहली शर्त हो गई कि वो देश कर्ज का पैसा लौटाएगा। दूसरी शर्त ये हो गई कि जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसमें चीनी कामगार ही लगेंगे, यानी चीन के मजदूर आएंगे और काम करेंगे, चीनी कंपनियां आएंगी और काम करेंगी। मतलब जो कर्जा चीन ने दिया सामने वाले देश को, उस देश ने वापस भुगतान कर दिया चीन की ही कंपनियों को और चीन के ही मजदूरों को। घूम फिर कर चीन का पैसा चीन के घर में घुस गया। चीन अपनी रणनीति में कामयाब होने लगा। अब 60 से अधिक देशों ने BRI की परियोजना यानी चीन की परियोजना में रुचि दिखाया और इसमें शामिल हो गए। अभी तक चीन 3.5 लाख करोड़ का निवेश कर चुका है, और कहा जा रहा है कि अगर चीन इसी तरीके से खर्च करता रहा तो 2027 तक 96 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देगा। हालांकि अभी स्थिति थोड़ी बदल रही है। BRI प्रोजेक्ट से कई देश एक तो अलग हो रहे हैं, और दूसरा कई ऐसे देश हैं जो अब सीधे सीधे मना कर रहे हैं कर्ज चुकाने से। फिर भी कई देश हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और भविष्य में चीन की इन परियोजनाओं के लालच में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से अब जनवरी से बहुत बड़ा BRI पे चोट शुरू हो रहा है। और ये चोट कोई और नहीं बल्कि G7 के देश दे रहे हैं। G7 के सबसे ताकतवर देशों ने मिलकर अब BRI की काट बिल्ड फॉर बेटर वर्ल्ड यानी BFBW लेकर आए हैं। अब इसके तहत भी परियोजनाएं बनाई जाएगी और 40 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेंगे G7 के देश दूसरे देशों को कर्जा देने के लिए, ताकि वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना सके। लेकिन इनमें वो क्लाउज नहीं होगा जिसके तहत वो किसी के पोर्ट पर या किसी के जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये बहुत बड़ा ऑफर माना जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कोई भी देश चाहेगा कि हम इस परियोजना का हिस्सा बने, न कि चीन की परियोजना का। चीन की परियोजना में जहां जब्ती का सीधा सीधा उल्लेख है, तो वहीं अमेरिका, जर्मनी और ये जो G7 के बाकी देश हैं, इन्होंने जो परियोजना लाई है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चीन के जाल से निकलने में देशों को बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सिर्फ कागजों पर नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका जनवरी में 5 से 10 ऐसी योजनाओं को शुरू करने जा रहा है, और इसके लिए देशों को चुनना शुरू हो चुका है। खास करके शुरुआत हो रही है अफ्रीका के देशों से, ताकि वहां से निकाल कर फेंका जा सके चीन को। रणनीतिक रूप से ये बेहद ही खतरनाक और सफल होने वाला प्रयोग माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब रूस, चीन सबको पछाड़ने का मन बना लिया है, और भारत की रणनीति एक के बाद एक ऐसी चल रही है कि सफलता खुद ब खुद सामने आ रही
रही है। अब हाल ही में आपने देखा कि मलेशिया जो खरीदना चाहता था फाइटर जेट और जिसमें शामिल हुआ था JF-17 भी, यानी चीन और पाकिस्तान का लड़ाकू विमान, और भारत भी अपने तेजस को लेकर सामने आया था इस डील में। JF-17 जहां इस डील से बाहर हो गया, तो अब तेजस को लेकर करीब 90% ये माना जा रहा है कि मलेशिया तेजस को ही खरीदेगा। आखिर ऐसा क्यों है? तो आपको बता दें, मलेशिया ने साफ कर दिया है कि JF-17 उनके लायक नहीं है। JF-17 की गुणवत्ता उस लायक नहीं है कि मलेशिया इसे अपनी वायुसेना में शामिल करे। ये JF-17 कबाड़ है, 75% ग्राउंडेड है, लेकिन ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब JF-17 को लेकर बड़ी धूम मच गई थी और JF-17 को लेकर कई सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू कर दिया। ये तो अब धीरे धीरे निकल कर आ रहा है कि JF-17 क्या चीज है और ज्यादातर लोग JF-17 को कबाड़ मान रहे हैं। फिर भी आप देखेंगे किसी भी देश से अगर कोई ऑफर आता है तो चीन और पाकिस्तान इसे आगे जरूर कर देते हैं कि उनका माल किसी न किसी तरीके से बिक जाए। पर जिस समय ये बहुत ज्यादा चर्चे में आया था, उस समय चीन और पाकिस्तान दोनों ने एक खास रणनीति अपनाई थी। इसी खास रणनीति के तहत JF-17 का प्रोपेगेंडा खड़ा किया था। दरअसल JF-17 को हर खास एयर शो के दौरान शामिल किया जाने लगा और इसकी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की जाने लगी। ये रणनीति काम भी आई, प्रोपेगेंडा फैला भी। पर अब भारत उसी रणनीति के तहत दुनिया भर के कई एयर शो में भारतीय तेजस को न सिर्फ आगे कर रहा है, बल्कि अब कई युद्धाभ्यासों में भी तेजस को आगे ला रहा है ताकि इसकी काबिलियत दुनिया जान सके। यही वजह है कि अब धीरे धीरे तेजस काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अब हाल ही में हो रहा है UAE में एयर शो, और इस एयर शो के लिए जहां दुनिया भर के हथियार निर्माता देश अपने अपने हथियारों को लेकर आए हैं, तो वहीं भारत भी अपने तेजस को ला चुका है और तेजस के साथ साथ कई और हथियार और लड़ाकू विमान भी हैं। पर कहा यह जा रहा है कि इस एयर शो की लाइमलाइट चुरा रहा है तेजस। तेजस को लेकर अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ा माहौल बन रहा है, क्योंकि दुबई और सऊदी अरब, इनका जो एयर शो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। दुनिया भर की निगाहें इसमें रहती है। इसमें तेजस को अपनी भूमिका दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इस एयर शो के लिए तेजस को शामिल करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।